राकेश टिकैत भी इसका हिस्सा होंगे इस आंदोलन में। देखिए, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी मोदी जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। तब भी उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये कहा था कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा। एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून होना चाहिए है कि सरकार ने 8 सालों में 14,53,000 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया, जिसमें से 7,79,000 करोड़ तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का है। तो जब उनका कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन किसान का, एक गरीब किसान का, गरीब मजदूर का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास बजट का अभाव है। देखिए, 2013 का कानून ये कहता था कि किसान की जमीन एक्वायरमेंट होने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति ली जानी जरूरी है और किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा प्लस ब्याज दिया जाए। लेकिन इस सरकार ने 2015 का मॉडल एक्ट ला के उस कानून को बदल दिया। किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चला था। दिल्ली की सीमाओं पर जाने का ऐलान है या दिल्ली के अंदर जाने की? इनके जेल छोटे पड़ जाएंगे अब की बार। अगर ये सोच रहे ना हम गिरफ्तार करके आंदोलन रोक देंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। अब की बार इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। किसान इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देश भर के किसान एक बार फिर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। उसको लेकर किसान नेता अभिमन्यु कुमार हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, किन मांगों को लेकर दिल्ली कूच फिर दोबारा से? एक बार पहले भी दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन बड़ा चला था। आज किसान मोर्चे के बैनर नीचे वो आंदोलन हुआ था। फिर दिल्ली कूच की कॉल दी गई है 13 फरवरी को। किन मांगों को लेकर? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण मांग है 13 फरवरी दिल्ली कूच की, वो सबसे पहली महत्वपूर्ण मांग ये है कि सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए। जो पिछला आंदोलन जब स्थगित हुआ था उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी पे हम गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन 2 साल बीत गए, एमएसपी पे कानून नहीं बना। इससे पहले 2011-12 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तब भी उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये कहा था कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा। एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून होना चाहिए। तो पहली मांग है एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। दूसरी मांग ये है कि स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फार्मूले के अनुसार फसलों की एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बने। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2014 से पहले ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो स्वामीनाथन आयोग का C2 + 50% फार्मूला लागू करेंगे, जिस फार्मूले के तहत हरियाणा में आज गेहूं का समर्थन मूल्य, गेहूं का एमएसपी 4,000 रुपया प्रति क्विंटल बनता है, जो किसान को आज के दिन मात्र 2,175 रुपया क्विंटल मिल रहा है। तीसरी जो हमारी मांग है वो ये है, देश के सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए, क्योंकि 2014 से लेकर 2022 के बीच में मात्र 8 सालों में सरकार का खुद का डाटा है कि सरकार ने 8 सालों में 14,53,000 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया, जिसमें से 7,79,000 करोड़ तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का है। तो जब उनका कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन किसान का, एक गरीब किसान का, गरीब मजदूर का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास बजट का अभाव है। अगली जो मुख्य मांग है और आखिरी मुख्य मांग है वो ये है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 में आया था, उस कानून को जो 2015 के मॉडल एक्ट के माध्यम से बदला जा रहा है तमाम राज्यों में और किसानों की जमीन लूटी जा रही है, वो लूट बंद होनी चाहिए। देखिए, 2013 का कानून ये कहता था कि किसान की जमीन एक्वायरमेंट होने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति ली जानी जरूरी है और किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा प्लस ब्याज दिया जाए। लेकिन इस सरकार ने 2015 का मॉडल एक्ट ला के उस कानून को बदल दिया। ये बीजेपी सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून इन्होंने क्यों बदल दिया? ताकि इनके कॉर्पोरेट मित्र लूट मचा सके। और देखिए, अगर आप हरियाणा की बात करोगे तो 1 जनवरी 2024 से नया कलेक्टर रेट लागू होना था, जिसका फायदा सीधा सीधा किसानों को मिलता। किसानों ने लड़ के वो कलेक्टर रेट बढ़वाया था, लेकिन 31 दिसंबर 2023 को अचानक से हरियाणा सरकार आदेश जारी करती है कि ये बढ़ा हुआ कलेक्टर रेट अभी लागू नहीं होगा, इसको पेंडिंग कर दिया जाए। तो इन तमाम मांगों को लेके 13 फरवरी के दिन लाखों किसान पूरे देश से, अकेले हरियाणा पंजाब से नहीं, लाखों किसान पूरे देश से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अभी हम स्वयं 10 दिन का हमारा दक्षिण भारत का दौरा था, जिसमें केरल में पंचायत हुई, तमिलनाडु में पंचायत हुई, कर्नाटका में पंचायत हुई, तेलंगाना और हैदराबाद में हमारी मीटिंगें हुई, कॉन्फ्रेंसेज हुई। वहाँ से भी अब की बार हजारों किसान दक्षिण भारत से एमएसपी की मांग को लेकर और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब से भी लाखों किसान दिल्ली पहुँचेंगे। जिस तरह पहले किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चला था, दिल्ली की सीमाओं पर जाने का ऐलान है या दिल्ली के अंदर जाने की अब की बार किसानों की कॉल है? देखिए, ये तो समय बताएगा, ये तो भविष्य तय करेगा। हमने तो ये ऐलान किया है
कि हम 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अब सरकार हमें हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे रोकती है, या सरकार हमें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे रोकती है, या सरकार हमें दिल्ली में जाने देती है। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सरकार हमारे ऊपर लठ चलाएगी, या सरकार हमारे ऊपर गोलियां चलाएगी, या सरकार आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, क्या करेगी वो तो सरकार को तय करना है। हम अपनी बात तय कर चुके हैं कि हम 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे, और या तो अपनी मांगे पूरी करा के वापस आएंगे, या फिर वहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। अब देखिए, उस समय सरकार ने ये कहा था कि लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों को न्याय दिया जाएगा। 2 साल हो गए, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो आज भी देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। उनका बेटा आशीष मिश्रा आज खुलेआम घूम रहा है। तो कार्रवाई क्या हुई, किसानों को न्याय क्या मिला? इन्होंने कहा था कि जो घायल किसान है उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। क्या आज तक लखीमपुर के घायल किसानों को मुआवजा मिला? क्या किसी किसान को नहीं मिला है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अब ये मजबूती से आंदोलन लड़ा जाएगा, और किसान अब की बार आर पार की तैयारी करके आ रहा है। पुलिस चाहे लठ चला ले, गोली चला ले, लोगों को गिरफ्तार कर ले, चाहे जेल भर ले, इनके जेल छोटे पड़ जाएंगे अब की बार। अगर ये सोच रहे हैं ना हम गिरफ्तार करके आंदोलन रोक देंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। अब की बार इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। किसान इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे पहले भी आंदोलन चला था, उसमें जो किसान नेता थे, अब वो किसान नेता फिर इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा उस आंदोलन के बाद 3 भागों में हो गया था। एक वो था जिसने कहा कि भाई हम प्योर तौर पे अराजनीतिक रहेंगे, ना राजनीति करने वालों का साथ देंगे और ना खुद राजनीति करेंगे। दूसरे साथी थे वो लगभग मिडिल ग्राउंड पे थे, उनका कोई एक वो स्पष्ट उस समय स्टैंड नहीं ले पाए थे। और तीसरे एक साथी थे जो डायरेक्ट इलेक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो जो 2 ग्रुप हैं पहले, जिन्होंने इलेक्शन से जो दूर रहे दोनों ग्रुप, वो दोबारा से एक मंच पे आ गए हैं। दक्षिण भारत के 45 संगठन एक मंच पे आ गए हैं, और ये संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और उत्तर भारत के 18 संगठनों के कंबाइन बैनर तले एक ये आंदोलन होगा। और इसकी तैयारी के लिए, अगर आपने अभी देखा भी होगा अपने मीडिया के बंधुओं ने, हमारी 14 दिसंबर को बहुत बड़ी गैदरिंग हमारी लुधियाना में हुई थी। शहीद करतार सिंह सराबा जी के गांव सराबा में 1 लाख किसानों की गैदरिंग थी। 2 जनवरी को हमारी गैदरिंग जंडियाला गुरु अनाज मंडी में। हरियाणा से गुरुनाम सिंह चटूनी भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे क्या? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और 18 जत्थेबंदी, जिसमें हरियाणा के भी बड़े बड़े 15 संगठन हैं। जो बाकी जो संगठन अभी बच गए, जो अभी इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे सामंजस्य बैठाने के लिए एक 6 मेंबर कमेटी का ऐलान किया गया है बरनाला की रैली में। और वो 6 मेंबर कमेटी काम यही करेगी कि अगले 1 महीने में और भी किसान नेताओं से, और भी किसान संगठनों से चर्चा करके। कौन कौन है उस कमेटी में, कौन कौन है? देखिए, वो हमारे पंजाब और हरियाणा की अभी 6 मेंबर कमेटी तय करी है। उसमें पंजाब, हरियाणा के, कुछ राजस्थान के भी सदस्य हैं। वो तमाम लोगों से बात करेंगे जो अभी इस पे एक मंच पे आ गए हैं। हमारे हरियाणा से बात करें, अम्बाड़ा के भी साथी हैं, जो उनका बड़ा योगदान था पहले आंदोलन में। सिरसा के हमारे साथी हैं, फतेहाबाद के हैं। क्या राकेश टिकैत भी इसका हिस्सा होंगे, इस आंदोलन का? देखिए, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी हमारे, मैंने आपको बताया, इसके राजनीतिक और 18 जत्थेबंदियों का ये कंबाइंड आंदोलन होगा, जिसमें देश के लाखों किसान जुड़ेंगे। दक्षिण भारत के 45 संगठन होंगे। अन्य साथियों से, जिनका आप अभी नाम ले रहे हैं, बाकी सब साथियों से विचार विमर्श करने के लिए कमेटी बनाई गई है। और प्रयास ये किया जा रहा है कि पहले से भी ज़्यादा मजबूती से इस आंदोलन को लड़ा जाए। सरकार तो कहती है कि जो MSP हम दे रहे हैं, जो किसानों के लिए हमने काम किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। नहीं, बात सरकार बिल्कुल सही कह रही है। ये बात तो मैं 200% सहमत हूँ। किसानों के ऊपर जितना अत्याचारी सरकार ने किया है, उतना किसी और सरकार ने नहीं किया। किसानों के ऊपर 10 साल में जितने लठ इस सरकार ने बरसाए हैं। सरकार तो कह रही कि MSP जो हम दे रहे हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। MSP हरियाणा में भी जितनी फसलों पर MSP है, किसी प्रदेश में नहीं है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी करूँ। देखिए, अगर ये कह रहे हैं ना कि हमने आके MSP बढ़ा दिया, ये गलत बातें बोल रही है सरकार। CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, एक संवैधानिक संस्था है भारत सरकार की। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी CACP की सिफारिशों के अनुसार फसलों का रेट बढ़ाया जाता था। इस सरकार के कार्यकाल में भी वो बढ़ाया गया है। आप मुझे एक बात बताइए, पहले 50 किलो का यूरिया कट्टा आता था 266 रुपया 50 पैसे का। पहले इन्होंने नीम कोटेड यूरिया के नाम पे वो कट्टा 45 किलो का किया, और अभी 2 दिन पहले सरकार ने आदेश दे दिए कि वो 45 किलो की जगह 40 किलो का कट्टा आएगा सल्फर कोटेड यूरिया के नाम से। मतलब 10 किलो वजन बढ़ा दो, रेट उतना ही रखो, यूरिया को महंगा कर दो, तो क्या ये यूरिया महंगा करके, दवाइयाँ महंगा करके, क्या ये किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे? 2016-17 में प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा।
ठीक है, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 तक तो ये चर्चा करते रहे, अरे 2022 चला गया, 2023 भी चला गया। हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार, मोदी सरकार ये डाटा तो दे कि कितने % किसानों की आमदनी उन्होंने दोगुनी कर दी, ये बताएं तो सही देश को। ये कहते थे कि हर साल हम 2 करोड़ नए बच्चों को रोजगार देंगे, लेकिन संसद के अंदर भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि 2014 से लेकर 2022 के अंत तक 22 करोड़ से अधिक बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरे, लेकिन नौकरी दे पाई ये सिर्फ 7,22,000 को, यानी 0.3% नौजवानों को, नवयुवतियों को ही नौकरियां मिली। अब बताइए 2017 से लेकर 2023 तक हरियाणा सरकार ने कलेक्टरेट क्यों घटाए जमीनों के, जबकि रूल तो ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, ऐसे ऐसे जमीनों के रेट भी बढ़ने चाहिए, जो पहले की सरकारों में हमेशा बढ़ते थे। लेकिन 2017 से लेकर 2022-23 तक इन्होंने घटा दिए। क्यों घटा दिए? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है, इनकी सोच ये है कि किसान की जमीन को कैसे कम से कम रेट में लूटा जाए, ये इनका एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत ये चल रहे हैं।